हेलो बच्चों, वेलकम टू आईवी फिजिक्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आशा करते हैं कि इससे आपको ज़रूर ही आपको क्वेश्चन मिले और मिलना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिजॉल्व एज, है ना, कि इंटरफेरेंस जो लाइट की जो प्रॉपर्टी है या फिनोमिना इंटरफेरेंस है वो किससे रिजॉल्व है, किससे रिलेटेड है। वेव नेचर ऑफ लाइट, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट और लैंगिट्यूडनल वेव नेचर। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में जो है लाइट के पास दो नेचर है ना, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। इसे बोलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो लाइट की कुछ ऐसी फिनोमिना हैं जो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं और कुछ ऐसी फिनोमिना हैं जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। जैसे इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन ऐसी फिनोमिना हैं जो लाइट के वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट एक ऐसी फिनोमिना है ये जो लाइट के पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस जो किससे रिजल्ट होगा, वेव नेचर ऑफ लाइट से। ठीक है, सेकेंड है कि द सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ, जो लाइट के सोर्स हैं वो कब कोहेरेंट कहलाएंगे। तो कोहेरेंट होने के लिए फेज डिफरेंस का कांस्टेंट होना निश्चित है। तो इसमें देखिए कहीं जहाँ फेज डिफरेंस कांस्टेंट दिखाई दे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए इसमें देखिए दे प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ हैविंग ए कांस्टेंट इनिशियल फेज। कांस्टेंट इनिशियल फेज मतलब ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, सी है ना। जहाँ पे फेज कांस्टेंट आएगा वहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे कोहेरेंट के लिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोहेरेंट सोर्स, इसमें से कौन सा सोर्स कोहेरेंट होगा। 60 वाट एंड 100 वाट बल्ब, बिल्कुल नहीं। 2 बल्ब ईच ऑफ 60 वाट, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे कि 2 हाफ्स ऑफ 60 वाट बल्ब, बिल्कुल नहीं, है ना। देखिए जो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए कि 2 वर्चुअल सोर्सेज ऑब्टेन बाय ए बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म होता क्या है ना कि दो प्रिज्म को मिला के बनाया जाता है। बाई मतलब दो, प्रिज्म मतलब प्रिज्म, है ना, दो प्रिज्म को मिला के बनाया जाता है। मतलब इससे जो वर्चुअल सिंगल सोर्स को हम क्या करते हैं, बाई प्रिज्म से पास कराते हैं, तो वो 2 वर्चुअल सोर्स बनाता है और उससे जो हमको लाइट मिलता है, चाहे उससे जो हमको इंटरफेरेंस मिलता है, 2 वर्चुअल सोर्स ऑब्टेन बाई प्रिज्म। तो बाई प्रिज्म से 2 हमें सोर्स मिलते हैं जो कोहेरेंट होते हैं। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन, दिया हुआ है ऑप्शन ए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। जो इंटरफेरेंस की फिनोमिना है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, क्योंकि इसमें जो डार्क ब्राइट बनता है वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, ना कि एनर्जी कहीं से ये लेता है या फिर एनर्जी डिस्ट्रॉय करता है ना। तो इसलिए ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूसेज ए डार्क फ्रिंजेस व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव इज, कि 2 कोहेरेंट वेव जो है, 2 कोहेरेंट सोर्स जो है डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस करेंगे जब उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा। तो फेज डिफरेंस, डार्क फ्रिंज के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 2n-1 पाई होता है। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, और कई जगह जो है 2n+1 भी है जहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, वो अलग बात है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न मिनिमा आर ऑब्टेन व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेयरिंग वेव इज। तो सेम आप लगाओगे। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टू टेक प्लेस बिटवीन 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा का मतलब पाथ डिफरेंस शुड बी, है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है 2n-1 लैम्डा, सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए तो ये n λ/2 होगा, है ना। For destructive interference to take place between 2 monochromatic light waves of wavelength lambda, the path difference should be, तो path difference देखिए वही होगा 2n-1 λ/2। आप ऐसे निकाल सकते हैं कि path difference is equal to λ/2 पाई और फेज डिफरेंस डेल्टा पाई। तो यहाँ से λ/2 पाई और फेज डिफरेंस कितना है 2n-1 और पाई, तो एक पाई से यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1 λ/2 ये हो जाता है पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए। इन एन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा आर मिनिमा इज, सक्सेसिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच का डिस्टेंस मतलब फ्रिंज विड्थ, क्या फ्रिंज विड्थ कितना होता है, बीटा इक्वल टू
लेमडा डी बाई स्मॉल डी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन इंटरफेरेंस विथ टू कोहेरेंट सोर्स द फ्रिंज विथ वेरीज। अरे भाई क्या है, फ्रिंज विथ क्या है, बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई स्मॉल डी। भाई बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के, है ना, लेमडा बढ़ेगा बीटा बढ़ेगा, तो डायरेक्टली एज अ वेवलेंथ लेमडा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट टेक प्लेस, है ना, एनर्जी इज क्रिएटेड एट द पोजिशन ऑफ मैक्सिमा, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड एट द पोजिशन ऑफ मिनिमा, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इज मेयरली रीडिस्ट्रीब्यूटेड। डी है ऑल एबव ट्रू नहीं, है ना। अभी हमने बताया कि इंटरफेरेंस में एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। टू गेट एन इंटरफेरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस द सोर्स ऑफ लाइट क्या होना चाहिए, मस्ट बी कोहेरेंट होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो लाइट को कैसा होना चाहिए, कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। कोहेरेंट भी एक प्रॉपर्टी है ना, कोहेरेंट भी होना चाहिए लेकिन मोनोक्रोमेटिक भी होना चाहिए लाइट का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द इंटरफेरेंस फिनोमिना कैन टेक प्लेस। जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है वो, तो देखिए पहले से ऑप्शन लगा हुआ है इन ऑल द वेव्स, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव ओनली नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव नहीं, ये सभी तरह के वेव में इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखाई दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टू लाइट सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स इमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ, सिंगल पॉइंट सोर्स वाइड, ये आप बोल सकते हो क्या, टू इंडिपेंडेंट पॉइंट सोर्स इमिटिंग लाइट ऑफ सेम वेवलेंथ। कह द टू आइडेंटिकल सोर्स S1 and S2 emits light of same wavelength lambda. This light ray will exhibit interference if their phase difference remain constant. The their phase are distributed randomly. C है कि their light intensity remain constant, their light intensity change randomly। तो पहला ऑप्शन है ना कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड interference fringes are observed. If now monochromatic light is replaced by white light, what change is expected in interference pattern। मतलब कि आप डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हो, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हो, अगर इसके जगह पे आप क्या ले लो, एक वाइट लाइट अगर यूज़ कर लो तो उसमें क्या चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द इंटेंसिटी रेशियो एट ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यू टू कोहेरेंट वेव्स इज 100:1। द रेशियो बिटवीन एम्पलीट्यूड, देयर एम्पलीट्यूड, तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है ना। तो यहाँ पे कह रहा है, जो कह रहा है पहले वो हम देख लेते हैं। कह रहा है कि द इंटेंसिटी रेशियो एट अ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यू टू टू कोहेरेंट सोर्स इज, मतलब I1/I2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 100/1, मतलब I1:I2 इक्वल टू दिया था 100:1, मतलब I1/I2 इक्वल टू 100/1। कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन देयर एम्पलीट्यूड्स, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे मान सकते हो कि I1 इक्वल टू 100 के, I2 इक्वल टू मान लेंगे के, है ना, 1 के, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से चूंकि आपको पता है आई जो होता है इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड के स्क्वायर, तो यहाँ पे ए का मान अगर निकाले, ये बराबर आप कर सकते हो कि आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका मतलब ए इज इक्वल टू रूट में I1 कर लीजिए, है ना, I1 है तो यहाँ पे I1 A1 तो यहाँ से I1 की जगह पे अगर आप करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 100 के, तो ये हो जाएगा 10√k। ऐसे ही आप अगर देखें तो I2 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का, है ना, तो A2 हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू मान लो रूट में I2, तो रूट में हो जाएगा 1 के, मतलब रूट में k। पूछा क्या है, पूछा है कि द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ ए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यू टू कोहेरेंट वेव 10:2, तो उसमें एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा हुआ है, तो आप कर लो A1/A2 इजकल टू कितना होगा 10√k/, तो ये कितना आ जाएगा 10/1, मतलब A1:A2 इजकल टू हो जाएगा 10:1। ठीक है, तो इसमें देखिए 10:1 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें
सही आंसर होगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ द सुपरपोजिंग वेव्स इज 2:1, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज। तो यहाँ पे ये A1, देखिए यहाँ पे A1:A2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना 2:1, 2:1 दिया हुआ है। तो फिर वैसे ही A1 बराबर 2K और A2 बराबर मान लेते हैं A2 बराबर 1K। तो यहाँ से अगर I1 निकालना चाहें तो I1 आप निकाल सकते हो इसका स्क्वायर करके, तो ये हो जाएगा 4K²। I2 निकाल सकते हो A2 का स्क्वायर करके, मतलब ये हो जाएगा K²। यहाँ से मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होता है, I मैक्सिमम जो होता है वो होता है I1 + I2 का होल स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ से 4K² + K² का होल स्क्वायर, है ना। सॉरी, रूट में रूट में I1 I2 का होल स्क्वायर। तो रूट में I1 का मान कितना हो जाएगा 4K² और प्लस रूट में K² और इसका क्या होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2K + K का होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9। अरे 2 और 1 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9 और K का स्क्वायर K² हो जाएगा। ये हो गया मैक्सिमम इंटेंसिटी। ऐसे ही आप मिनिमम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हो। मिनिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होगा, रूट में I1 और माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो रूट में I1 मतलब 4K² माइनस रूट में K² और इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2K माइनस K का होल स्क्वायर, मतलब हो जाएगा K का स्क्वायर। तो कह रहा है कि I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, ये कितनी वैल्यू आएगी, तो I मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है 9K² और I मिनिमम की वैल्यू कितनी है K², मतलब ये 9/1 I मैक्सिमम = I मिनिमम = 9:1। तो इसमें हम देखेंगे कि 9:1 कहाँ है, तो 9:1 ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इसके बाद से कह रहा है देखिए कि 2 कोहेरेंट सोर्सेज हुज इंटेंसिटी इज दिस प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी पूछ रहा है। फिर वही क्वेश्चन है ना, आप सिमिलर कर सकते हो, है ना, इसको भी हम बता दे रहे हैं ना। देखिए I1:I2 दिया हुआ है 81:1। तो यहाँ पे I1 हम मान सकते हैं क्या 81K और I2 को मान सकते हैं K1K, मतलब K। यहाँ से अगर आप मैक्सिमम निकालें I मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो ये होगा रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि रूट में I1 कितना है 81K का होल स्क्वायर K और माइनस ये हो जाएगा, सॉरी प्लस रूट में K, है ना, रूट में K और इसका स्क्वायर। ये करेंगे तो 9 बाहर आएगा रूट K और यहाँ से रूट K का होल स्क्वायर। 9 रूट K और 1 रूट K मतलब 10 रूट K का होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा 100K। ठीक है, ये I मैक्सिमम। ऐसे ही I मिनिमम आप निकाल सकते हो। I मिनिमम रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। रूट में I1 कितना है 81K माइनस रूट में K का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9K माइनस 9 रूट K और ये रूट K का होल स्क्वायर। 9 रूट K में से 1 रूट K कम होगा तो 8 रूट K का होल स्क्वायर, मतलब 8 यहाँ पे हो जाएगा, ये 8 का कितना होगा 64, कितना हो जाएगा 64K। तो यहाँ से I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम = 100K 64K। तो ये हो जाएगा 100:64। कम भी कर सकते हैं ऑप्शन के हिसाब से, हाँ ऑप्शन के हिसाब से इसमें कम किया हुआ है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50 और ये 3 2 और करेंगे तो ये 25:60। तो 25:60 देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है कि 2 वेव्स A एंड B विथ एम्पलीट्यूड 4U 1U रिस्पेक्टिवली इंटरफेयर
इफ़ द फेज डिफरेंस एट ए पॉइंट इज 60 डिग्री द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है कि A1 और A2, यहाँ पे A1 बराबर 4U दिया हुआ है, A2 बराबर U दिया हुआ है, और पूछा क्या है, और इसमें दिया हुआ है फेज डिफरेंस फाई का मान भी दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, कह रहा है कि इंटेंसिटी उस पॉइंट पे बताइए, है ना। तो यहाँ पे आप इंटेंसिटी I इज इक्वल टू लिख सकते हो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर और प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। A1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6U स्क्वायर 16U स्क्वायर, और ये U स्क्वायर प्लस 4U इंटू U 4U इंटू U और कॉस 60 डिग्री। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 17U स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 8U स्क्वायर बाई 1/2, ये कटेगा इससे, तो 17U स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा 4U स्क्वायर, मतलब ये 21U स्क्वायर, मतलब ऑप्शन में देखिए 21 यूनिट्स के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, टू लाइट वेव ऑफ इंटेंसिटी 16 and 1 unit interfere, the ratio of maximum to minimum intensity in the interference pattern, जैसे हमने पीछे बताया सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 16 कह रहा है कि जो इंटेंसिटी 16 और 1 का है, तो रेशियो बताना है, तो ये हो जाएगा 25 और 9, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपको उसी तरह से कर लेना है, ठीक है। टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी दिस प्रोड्यूसेस इंटरफेरेंस मैक्सिमम, सेम ऐसे ही कह रहा है ना, तो ये 16 और 8 तो ये हो जाएगा 4 3 1 4। इसको आप कर सकते हो, करके भी देख सकते हैं हम लोग, है ना, कि कितना होगा इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 22, कर सकते हैं 22 भी। आइए देख लेते हैं 22, इसका ऑप्शन थोड़ा सा हमको डाउट में लग रहा है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं एक बार। कह रहा है कि I1 इज टू I2 दिया हुआ है 9:1, इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है और मैक्सिमम मिनिमम का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम I1 को बोल सकते हैं 9 के हटा दीजिए, है ना, I2 को बोल सकते हो 1। यहाँ से I मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में I1 प्लस रूट में I2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 1 का होल स्क्वायर, मतलब 16, है ना, 16 हो जाएगा। I मिनिमम कितना होगा, रूट में I1 माइनस रूट में I2 का होल स्क्वायर। I1 कितना है 3, अरे मतलब रूट में 9 होगा और माइनस रूट में 1 होगा, और उसको तो ये 3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो I मिनिमम की वैल्यू आ गई 4। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम कितना हो जाएगा 16/4, मतलब 4/1, मतलब I मैक्सिमम इज टू I मिनिमम इज इक्वल टू 4:1। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सी सही हो जाएगा। कह रहा है टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I and 4I सुपरपोज्ड, द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी इज रिजल्टिंग दिस। सेम वही काम करना है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा वो आएगा 9I and I। कह रहा है 4 इंडिपेंडेंट, है ना, 4 इंडिपेंडेंट वेव्स आर एक्सप्रेस्ड, 4 ऐसे जैसे इंडिपेंडेंट वेव्स के इक्वेशन दिए हुए हैं, जो दिया हुआ y1 a1 sin ओमेगा t, y2 बराबर a2 sin 2 ओमेगा t, तीसरा है कि y4 इक्वल टू a3 sin ओमेगा t, एंड ये सारे जो है अलग अलग इंडिपेंडेंट इक्वेशन है वेव के। कह रहा है कि द इंटरफेरेंस इज पॉसिबल बिटवीन, इन चारों में से किनके किनके बीच इंटरफेरेंस पॉसिबल है, तो देखिए किसी के बीच में नहीं है। एक तो यहाँ ओमेगा टी है 2 ओमेगा टी, ये फेज में ही अंतर है, नहीं हो पाएगा। यहाँ पे दोनों में फेज में तो बहुत सिमिलर है फेज, बट एम्पलीट्यूड और कह सकते हैं कि वेव ही क्या है अलग है, तो नॉट पॉसिबल एट ऑल।
कह रहा है कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज टू इल्यूमिनेट द स्लिट ए एंड बी. Interference fringes are observed on screen placed in front of slits. Now, if a thin glass plate is placed in the path of the beam coming from A, then कह रहा है कि fringe will be disappear, fringe width will be increases, fringe width with decreases, there will be no change in fringe width. तो यार हमको fringe width पता है कि लैम्डा डी भाई डी. अगर ये डी अगर आप स्लिट लगाते हो तो ये डी का मान बढ़ेगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, बढ़ेगा. मतलब फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26 है कि इन ए बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड इज 60,000 एंगस्ट्रॉम 6,000 एंगस्ट्रॉम. द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेज इज 6 mm. द नंबर ऑफ फ्रिंज फॉर्म्ड पर mm ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट 1 मीटर अवे. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है. इसमें लेमडा का मान दिया हुआ है, लेमडा का मान दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6000 इंटू 10⁻⁻10 ये मीटर में. इसको करना चाहो तो 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर. इसके बाद से दिया हुआ है डी, है ना, डी दिया हुआ है. वर्चुअल सोर्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 6 mm, तो 6 mm को लिखेंगे 6 इंटू 10⁻⁻3. और क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है 1 मीटर. कह रहा है ना अभी स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे, है ना, तो यहाँ से डी का मान दिया हुआ है. अब हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस. तो सबसे पहले तो फ्रिंज विड्थ निकाला जाए. फ्रिंज विड्थ हम निकालें बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई डी. तो लेमडा का मान कितना है 6 इंटू 10⁻⁻7 और कैपिटल डी कितना है 1 और स्मॉल डी कितना है 6 इंटू 10⁻3. ये बताओ 6 से 6 कैंसिल, ये -3 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 मिलेगा बीटा. यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए क्या करेंगे 1 बीटा और किस में निकालना है, पर mm निकालना है, मतलब 10⁻3 में निकालना है. 10⁻3 और बीटा का मान 10⁻4, ये कितना आ जाएगा 10. तो देखिए 10 वाला ऑप्शन है कि नहीं इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा. कह रहा है कि इन ए फ्रेशनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट 2 पोजीशन ऑफ द लेंस गिव सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स एज अ 16 mm 9 mm रिस्पेक्टिवली. द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज, कोई दिक्कत नहीं, एक फार्मूला होता है एक्चुअल डिस्टेंस का, एक्चुअल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू रूट में d1 d2. यहाँ पे d1 का मान है 60 mm और d2 का मान है 9 mm. तो d बराबर हो जाएगा रूट में 16 इंटू 9. यहाँ से 16 से 4 निकलेगा और 9 से 3 बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 12 mm. तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी करेक्ट होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द बाइप्रिज्म बिटवीन द बाइप्रिज्म एंड स्क्रीन इज आर 50 सेंटीमीटर इच. The obtuse angle of biprism is 179 degree and its refractive index is 1.5. If the distance between successive fringes is be this mm, तब find the wavelength of light used. ठीक है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा. देखिए बाइप्रिज्म जो बनता है उसमें 2 प्रिज्म लेते हैं, 2 प्रिज्म, और दोनों प्रिज्म को बेस से क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, बेस से जोड़ लेते हैं. तो ये वाला एंगल जो होता है वो 0.5 डिग्री का, और ये भी एंगल कितने का होता है 0.5 डिग्री का, और ये अकेले एंगल होता है 179 डिग्री का. ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता है जो डी है, डी वो होगा 2a1 μ-1 अल्फ़ा. अल्फ़ा का मान कितना है 0.5. ये जो है डिस्टेंस है स्क्रीन के बीच का. तो यहाँ पे 2a का मान दिया हुआ है, देखिए a का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.5. म्यू का मान 1.5 -1 और अल्फ़ा का मान 0.5. ठीक है, यहाँ से ये जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड बाइप्रिज्म है ना, इसमें जो डिस्टेंस दिया हुआ ये.
इसके बाद से यहाँ से डी को कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो डी को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0.5 और ये भी मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 1 0.5। ये डिग्री में है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो π/180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो जाएगा और 5 2 जा 10, एक वो लगा लेंगे 10 और एक पॉइंट लगा लेंगे इंटू ये हो जाएगा 0.5, मतलब ये हो जाएगा π/360 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे जो डी का मान होगा, है ना, डी का मान वो ये आ गया। अब हम लैम्डा इक्वल टू, पता है कि लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा बीटा डी और कैपिटल डी। तो यहाँ से हम रख लेंगे क्या, बीटा का मान दिया हुआ है कितना 0.00436, है ना। और ये हो गया बीटा का मान, और डी का मान देख लीजिए यहीं पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फ्रिंज विड्थ, है ना। तो ये हो जाएगा ये डी का मान है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.0436। और यहाँ पे ये हो गया डी का मान, बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 0.135 mm में है, किस में है, mm में। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और ये अपान में डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है 5893 एंगस्ट्रॉम, है ना। ऑप्शन नंबर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये 5893 एंगस्ट्रॉम आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वाइट लाइट इन फ्रेशनल बाय प्रिज्म अरेंजमेंट द सेंट्रल फ्रिंज इज वाइट हो जाएगा। इफ येलो लाइट ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स रिप्लेस्ड बाय रेड द फ्रिंज विथ। तो ये बताओ कि फ्रिंज विथ बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी। अगर देखो हमने यहाँ येलो से रेड किया है तो वेवलेंथ हमने बढ़ाया हुआ है, तो जब वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रिंज विथ क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेज इज 0.1 mm। द फ्रिंज विथ ऑन ए स्क्रीन इज दिस एंड इतना मीटर अवे। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हम इस पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं। डी का मान दिया हुआ है 0.1 mm और कैपिटल डी का मान दिया हुआ है 1.2 मीटर। और ये क्या हुआ है, ये कह रहा है कि द फ्रिंज विथ बीटा दिया हुआ है 6 mm। अब ये mm है ना, ये mm है 1 mm। तो mm को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये d मीटर में है। उसके बाद से लैम्डा निकाल लेंगे, किससे, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी से। बहुत इजी है, हमने कराया रखा है ना। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। और ये लगभग आंसर आता है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम। कितना आता है, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है ये थीन शीट ऑफ ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कह रहा है थिकनेस ऑफ 6 माइक्रॉन्स इंट्रोड्यूस इन द पाथ ऑफ वन ऑफ इंटरफेयरिंग बीम इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शिफ्ट्स द सेंट्रल फ्रिंजेस टू ए पोजीशन प्रीवियस ऑक्युपाइड बाय फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज। देखिए कह रहा है कि एक थीन शीट है ग्लास का जो कितने का है, 6 माइक्रॉन्स का है। इसको जो है एक इंटरफेयरिंग बीम के बीच में रख दिया गया है ना। जब उसके बीच में हम रखते हैं तो सेंट्रल ब्राइट वो डिस्प्लेस हो जाता है और वो कहाँ चला जाता है, जो पहले फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज बनता था उस पोजीशन पे सेंट्रल ब्राइट चला जा रहा है। तो उस समय हम वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या यूज़ करेंगे, है ना, क्या यूज हुआ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो वो हम लाइट का वेवलेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि जो पाथ डिफरेंस होता है, यहाँ से पाथ डिफरेंस को अगर हम लैम्डा से दिखाएं तो ये पाथ डिफरेंस होता है μ-1 t कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब चूंकि पांचवा ब्राइट फ्रिंज पे गया है तो 5d लैम्डा बाई स्मॉल डी। पांचवा जो है फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो 5d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी μ-1 t
कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5 लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी। तो लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टी अपॉन 5। तो म्यू का मान कितना है 1.5 माइनस 1 और टी का मान दिया है 6 माइक्रोन, मतलब 10 टू पावर माइनस 6 और ये 5। ये कितना हो जाएगा वो 0.5 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 अपॉन 5। ये कट करेंगे तो 0.1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। इसका एक पॉइंट इधर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6000, 3 जीरो अपने तरफ से लगाया तो ये 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगा, मतलब 6000 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है जो वेवलेंथ हम लाइट जो यूज़ करेंगे उसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये कुछ MCQs था जो इंटरफेरेंस से रिलेटेड था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर होंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए यूनिट के साथ और MCQ के साथ ही मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।